हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। भारत में आने वाली प्रथम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। प्रथम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी स्थापना 1498 में हुई थी और इनके आने का समय जो था भारत में वो भी 1498 था। आगे देखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 में हो गई थी, लेकिन इनकी बस्ती 1608 में बनी थी। अब बात करते हैं डच कंपनी की स्थापना की। डच कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी और इनकी बस्ती 1605 में बनी थी। अब देखते हैं डेनिश कंपनी की स्थापना। डेनिश कंपनी की स्थापना जो है 1616 में हुई थी। डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। अब देखते हैं फ्रांसीसियों की कंपनी की स्थापना। फ्रांसीसियों की कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और इनकी बस्ती 1667 में बनी थी। सबसे बाद में स्थापित होने वाली कंपनी थी स्वीडिश कंपनी, जिसकी स्थापना 1731 में हुई थी। स्वीडिश कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी। तो इनका क्रम कुछ इसी तरह से है, इसे याद रखेंगे। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, डच कंपनी की स्थापना 1602, डेनिश कंपनी की स्थापना 1616, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 और स्वीडिश कंपनी की स्थापना 1731। इनकी कंपनियों की स्थापना का क्रम तो कुछ इस प्रकार है और इनके जो भारत आने का समय, मतलब कि इनकी बस्ती भारत में बसने का समय कुछ अलग है। पहले सबसे पुर्तगालियों की बस्ती बनी थी, उसके बाद डचों की 1605 में, उसके बाद अंग्रेजों की। तो ये क्रम कुछ यहाँ पर बदल जाता है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, फिर इनकी बस्ती का क्रम कुछ इस प्रकार हो जाता है। तो इसे याद रखेंगे। अब देखते हैं पुर्तगालियों से बनने वाले जो भी फैक्ट हैं सबको यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री जो था वो था वास्को डी गामा। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा जो था भारत में स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा था और कालीकट बंदरगाह का शासक जो था उस समय जामोरिन था। तो जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आने से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य जो है व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ। पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य जो है व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने, कई बुक्स में भी लिखा मिलता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो ऐसा नहीं कह सकते हम। वास्को डी गामा ने भारत की खोज ना करके बल्कि सामुद्रिक मार्ग की खोज की थी। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने जो भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। यूरोपियों में जो सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग स्थापित करने वाले थे तो वो थे पुर्तगाली। आगे देखते हैं। आगे 1502 में वास्को डी गामा जो है पुनः भारत आया। 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया और कोचीन में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। 1502 में वास्को डी गामा भारत आया और फिर से कहाँ अपनी कंपनी की स्थापना की, प्रथम पुर्तगाली कंपनी की स्थापना तो कोचीन में की। ये कई बार पूछा जाता है पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी। ये 1502 में कोचीन में हुई। इसके बाद देखते हैं अगला फैक्ट। 1505 में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई। पुर्तगाली सरकार जो थी उसने एक नई नीति बनाई और उसके तहत फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को अपना पहला गवर्नर बनाया। पुर्तगालियों ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को अपना पहला गवर्नर बनाया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था उसने हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया। ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन ये एग्जाम का फेवरेट है, ये कई बार पूछा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अल्मीडा ने किया था, हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। अब यहाँ ब्लू से आप लोग इसका मतलब नीला नहीं लगा लेना।
ब्लू वाटर पॉलिसी से मतलब है शांत जल की नीति से, शांत जल की नीति भी कहा जाता है। भारत में जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था वो था अल्बुकर्क। ये भी पूछा जा सकता है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर भारत आया था। अल्बुकर्क जो था 1509 में गवर्नर बनकर भारत आया और 1510 में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। ये 2020 के पीसीएस के एग्ज़ाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पे पूछा गया था कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने छीन लिया था, तो ये अल्बुकर्क ने। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को अल्बुकर्क ने जीत लिया। आगे देखते हैं, वास्को डी गामा 1524 से 29 तक यहाँ का गवर्नर रहा, मतलब कि पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में रहा। 1529 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग जो भारत में था, पुर्तगालियों का भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही कराया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने इनके पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण 1503 में कोचीन में कराया था। पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया, किंतु वह इस समय यहाँ का गवर्नर नहीं था। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो था अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। नीनो डी कुन्हा अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1503 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। यह भी पूछा जा सकता है कि कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी नीनो डी कुन्हा ने बनाया था। नीनो डी कुन्हा अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। अब बात कर लेते हैं पुर्तगालियों की देन क्या क्या है। भारत में जो है ये चीज़ें पहले नहीं थी, ये पुर्तगालियों के भारत आने के समय भारत में विकसित हुई। तो भारत में जो ये प्रेस मतलब कि छापा खाना जो कि ये प्रिंटिंग प्रेस है, इसकी स्थापना पुर्तगालियों ने ही की थी। ये पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती 1508 में दक्षिण भारत में और फिर उत्तर भारत में शाहजहाँ के काल में ये भी तंबाकू की खेती की जो है ये भी कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि तंबाकू की खेती किसकी देन है, तो ये पुर्तगालियों की देन है। भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की देन है। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू की खेती जो है ये भी पुर्तगालियों की देन ही है, तो इसे याद रखेंगे। अब बात करते हैं डचों का आगमन। ये डच जो थे ये नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डच कहाँ के निवासी थे, तो डच जो है नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी डच थे। डच सर्वप्रथम 1595 में पहला दल जो था, ये यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इनका पहला दल जो था डचों का 1595 में सुमात्रा पहुँचा था। सुमात्रा द्वीप पर इनका पहला दल पहुँचा था, किसका, डचों का। ये नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। आगे देखते हैं, 1505 में डच सेनानायक द हेग के नेतृत्व में डचों का पहला दल भारत को भेजा गया और पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1505 में द हेग सेनानायक के नेतृत्व में इनका डचों का पहला दल भारत के पूर्वी तट पर आया और मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक पॉइंट के तौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में हुई थी। इनका पहला दल भारत जो है किसके नेतृत्व में आया था, तो वो सेनानायक द हेग के नेतृत्व में 1605 में। आगे देखते हैं, आगे 1653 में डचों ने बंगाल में स्थित चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री बनाई। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। 1653 में डचों ने बंगाल में स्थित चिंसुरा में जो अपनी फैक्ट्री बनाई थी, यह इनका सबसे बड़ा केंद्र था। डच लोग जो है भारत से सूती वस्त्र,
नील, शोरा, कच्चा रेशम, अफीम का निर्यात करते थे। ये लोग मसाला का व्यापार नहीं करते थे, ये पॉइंट वहाँ पर रह गया था। जो पुर्तगाली थे वो मसाला का व्यापार करते थे। पुर्तगालियों ने मसाला के व्यापार, मुख्यतः काली मिर्च का व्यापार वो करते थे, और काली मिर्च से पुर्तगालियों ने जो है 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। पुर्तगालियों ने काली मिर्च का व्यापार जो है करके 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। उन्हें जो है काली मिर्च मतलब कि मसाला का व्यापार बहुत अच्छे तरीके से करते थे। और ये जो डच थे ये मसाला का व्यापार नहीं करते थे। डच जो थे ये मसाला का व्यापार नहीं करते थे। आगे देखते हैं अब अंग्रेजी कंपनी, अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेजों का आगमन जो है महारानी एलिजाबेथ के समय में हुआ था 31 दिसंबर 1600 को। इनके एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई। अंग्रेजों के एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। एलिजाबेथ के समय में इनका एक विशाल व्यापारिक संघ जो था, व्यापार करने के लिए एक संघ भारत आया जिसकी स्थापना हुई। इसका नाम रखा इन्होंने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। आगे देखते हैं 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल जो है हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में कहाँ पहुँचा? सूरत में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सूरत में जो है अंग्रेजों का पहला दल किसके नेतृत्व में पहुँचा? तो ये कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजों का पहला दल जो है सूरत में पहुँचा। और कहाँ किससे पहुँचा? तो हेक्टर नामक जल जहाज से पहुँचा। यहाँ पर सूरत में जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। सूरत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की? तो वो सूरत में की 1608 में। आगे देखते हैं कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुँचे। ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट में कई बार पूछा गया है। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचा था? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। वहां पर जहांगीर ने इसे जो है खान तथा इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट या ऐसे ही पूछा जाता है, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है पीसीएस का ये भी। तो इसे जहांगीर ने जो है इसे खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसे? कैप्टन हॉकिंस को। आगे देखते हैं 1611 में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। 1611 में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। ये इनकी स्थायी फैक्ट्री थी। 1611 में जो मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की, ये इनकी स्थायी कंपनी थी। और इसके बाद 1613 में इनकी जो सूरत की अस्थायी फैक्ट्री थी जो 1611 में ये इन्होंने की दूसरी कंपनी की स्थापना। और जो 1613 में सूरत की फैक्ट्री को भी स्थायित्व प्राप्त हो गया जो कि 1608 में बन रही थी। 1613 में इनकी इस फैक्ट्री को भी स्थायित्व प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसके दरबार में पहुंचे थे? तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। और किसके राजदूत के रूप में? तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में पहुंचे थे सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में। आगे देखते हैं 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देकर गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 1632 में अंग्रेजों ने जो था गोलकुंडा का सुल्तान था अब्दुल्ला कुतुब शाह गोलकुंडा का सुल्तान था। उससे इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया? 500 पाउंड जो है वार्षिक कर दिया और इनके जो है गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया और इससे व्यापार करने लगे। इस व्यापार को प्राप्त करने का कर देकर व्यापार करने के अधिकार प्राप्त करने का
जो अवसर था इसे सुनहरा अवसर या सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसे सुनहरा अवसर या सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। तो ये जो गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था अंग्रेजों ने 1632 में, इसे सुनहरा अवसर या सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1639 में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया। 1639 में जो है 1639 में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया और मद्रास में ही सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया। मद्रास में अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि अंग्रेजों ने कहाँ सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया था। तो 1639 में सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण मद्रास में कराया था। आगे बात करते हैं 1661 में ब्रिटेन सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह कर दहेज के रूप में मुंबई टापू को प्राप्त कर लिया। 1661 में जो है ब्रिटेन का सम्राट था चार्ल्स द्वितीय, इसने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया और दहेज के रूप में जो है मुंबई को ही मांग लिया। यहाँ पर लोग तो गाड़ी पैसा मांगते हैं, इन्होंने क्या किया था कि पूरा मुंबई टापू ही दहेज में ले लिया था। इन्हें मुंबई टापू ही दहेज में प्राप्त हो गया था। आगे बात करते हैं 1669 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को है जो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। इन्होंने भी क्या किया 1669 में मुंबई को जो है जिन्होंने इसे दहेज के रूप में प्राप्त किया था है 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को व्यापार करने के लिए दे दिया। आगे बात करते हैं 1698 में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खान से 1200 रुपये में 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। 1698 में अंग्रेजों ने बंगाल का जमींदार कौन था, इब्राहिम खान, जिससे 1200 रुपये देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। इन्होंने तो और भी अच्छा काम किया, ये जो है 3 गांवों की जमींदारी ही खरीद ली, वो भी मात्र 1200 रुपये में। किसने, अंग्रेजों ने 1698 में। वो गांव कौन कौन से थे, वो गांव थे गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता। वो गांव थे, ये पूछे जा सकते हैं कि वो अंग्रेजों ने बंगाल की जमींदारी इब्राहिम खान से जो 1200 रुपये में खरीदी थी, वो गांव कौन कौन से 3 गांव थे, तो वो थे गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता। आगे देखते हैं बाद में यही तीनों गांव विकसित होकर जो है कोलकाता नगर बसा। यही गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता जो गांव थे ये विकसित होकर कोलकाता नगर बसे और इसे कोलकाता नगर बसाने का श्रेय जो किसे है, ये जॉब चार्नॉक को है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोलकाता नगर बसाने का श्रेय किसे है, तो ये जॉब चार्नॉक को है। जॉब चार्नॉक ने जो कोलकाता नगर बसाया था। आगे देखते हैं 1700 में कोलकाता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखें कि 1700 में फोर्ट विलियम जो है किले का निर्माण कब हुआ था। फोर्ट विलियम किले का निर्माण 1700 में कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे सर चार्ल्स आयर। सर चार्ल्स आयर इसके प्रथम अध्यक्ष थे, इसके फोर्ट विलियम किले के। इसका निर्माण कोलकाता में 1700 में हुआ था। आगे बात करते हैं अब डेनिश का आगमन। यहाँ से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते नहीं हैं, सिर्फ यहाँ पर ये इतना जान लेते हैं। ये जो थे डेनिश थे, ये डेनमार्क के निवासी थे। डेनिश जो थे ये डेनमार्क के निवासी थे। 1616 में भारत आए थे और बंगाल में स्थित सेरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की थी। यही भारत में इनका मुख्य केंद्र था। बंगाल में जो सेरामपुर था, बंगाल में शेरामपुर जो था यही इनका मुख्य केंद्र था। और ये बस यही पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के निवासी थे, डेनिश, तो ये डेनमार्क के निवासी थे। अब देखते हैं फ्रांसीसियों का आगमन। फ्रांसीसियों का जो आगमन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है लुई 14वें के शासनकाल में कोलबर्ट के प्रयासों से हुई थी। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी, तो ये कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में हुई थी। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैंटो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल जो है भारत में सूरत पहुंचा। कहाँ पहुंचा,
किसके नेतृत्व में? फ्रैंको कैंटो के नेतृत्व में जो फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल था वो भारत में कहाँ पहुँचा? सूरत में पहुँचा। और सूरत में ही इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। कहाँ अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की? तो वो सूरत में की अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना। किसने? फ्रांसीसियों ने। आगे देखते हैं, 1701 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया। 1701 में फ्रांसीसियों ने जो है पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और इसका पहला गवर्नर जो था फ्रांसिस मार्टिन बना। ये फ्रांसिस यहाँ पर छूट गया है, ये पूरा नाम इसका फ्रांसिस मार्टिन था। ये पांडिचेरी को इसने अपना मुख्यालय बनाया 1701 में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।